Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Human Rights. आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन के ऊपर, दैट इज राइट्स ऑफ सिविलियंस इन टाइम्स ऑफ वॉर। जो सिविलियन होते हैं वॉर के टाइम पे उनके पास क्या क्या राइट्स हैं और स्टेट उनके राइट्स को किस तरीके से प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है, वो फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन बताता है। सो स्टार्टिंग विथ बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो जेनेवा कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था अगस्त 1949 में और ये फोर्स में आया था अक्टूबर 1950 में। इसमें टोटल 159 आर्टिकल्स हैं। जो स्टार्टिंग के 3 जेनेवा कन्वेंशन है वो कॉम्बिटेंट से डील करते हैं, यानी कि जो लोग वॉर में इन्वॉल्व हैं, जो वॉर कर रहे हैं, उन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। लेकिन जो फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन है ये डील करता है विथ ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन फॉर सिविलियंस इन अ वॉर जोन। जो सिविलियंस हैं, जो वहां के इनहैबिटेंट्स हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के बारे में ये बात करता है। देयर आर करेंटली 196 कंट्रीज पार्टी टू द जिनेवा कन्वेंशन। अभी तक टोटल 196 कंट्रीज इसकी पार्टी है। सिविलियंस ऑफ वॉर के राइट्स जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में सिविलियन होते कौन है। सो अकॉर्डिंग टू जेनेवा कन्वेंशन, person protected by the convention are those who at a given moment and in any manner whatsoever find themselves in case of a conflict or occupation in the hands of a party to the conflict or occupying power of which they are not nationals। ये कहता है सिविलियन ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है जो कि कन्फ्लिक्ट के टाइम पे ऐसे लोगों के या ऐसे पार्टी के पास चले जाता है जो कि कन्फ्लिक्ट में हिस्सा ले रहे हैं या फिर ऑक्यूपाइंग पावर हैं और वो उस ऑक्यूपाइंग पावर के उस स्टेट के नेशनल्स नहीं है। अगर की एस्पेक्ट से समझते हैं तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सिविलियंस आर नॉन कॉम्बेटेंट्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। सिविलियन आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर नहीं होते हैं, वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी फॉर्म में। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ हॉस्टाइल पार्टी और ऑक्यूपाइंग पावर। जिन दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो रही है, अगर एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये जो ऑक्यूपाइंग पावर है इनके कंट्रोल में होते हैं इस स्टेट के सिविलियंस। द प्रोटेक्शन अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे केम इनटू दैट सिचुएशन। वो किस तरीके से या किस वजह से उस सिचुएशन में फंसे हैं, वो ऑक्यूपेशन की वजह से वहां पे रह रहे थे या इन्वेजन की वजह से फंसे हैं, किस तरीके से फंसे हैं वो मैटर नहीं करता है। अगर वो सिचुएशन में है तो उनको सिविलियन बोला जाएगा। The term excludes national of a neutral state or a co-belligerent state if that state has normal diplomatic representation with the detaining power। न्यूट्रल स्टेट ऐसा स्टेट हो जाएगा जो कि कन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और जो को बेलिजरेंट स्टेट है उसका मतलब ये होता है कि अगर वो उन दो स्टेट जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है उनमें से किसी एक स्टेट को सपोर्ट कर रहा है विदाउट फॉर्मल अग्रीमेंट, तो उसे कहते हैं को बेलिजरेंट स्टेट। और अगर उस को बेलिजरेंट स्टेट का जो डिटेनिंग पावर है, यानी कि जिसने ऑक्यूपाई किया है उस स्पेस को या जो कन्फ्लिक्ट को जीत रहा है, अगर उसके साथ डिप्लोमैटिक रिप्रेजेंटेशन है तो वहां पे जो ये नेशनल्स होंगे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो नहीं प्रोटेक्ट किए जाएंगे बाय द जेनेवा कन्वेंशन। और इसका रीजन ये है कि अगर आपका डिप्लोमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है डिटेनिंग पावर के साथ तो वो जो को बेलिजरेंट स्टेट है वो डिटेनिंग पावर या फिर ऑक्यूपाइंग स्टेट से ऑलरेडी डील कर लेगा आपस में, वहां पे जेनेवा कन्वेंशन की नीड नहीं होगी। आई होप आपको सिविलियन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि जो सिविलियन वॉर के कंडीशन में फंस गए हैं उनके पास क्या क्या राइट्स हैं। तो आर्टिकल 3 अप्लाई होता है नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में, जहां पे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है। अगर किसी स्टेट के अंदर ही दो स्टेट्स के बीच में वॉर नहीं हो रहा है, एक स्टेट के अंदर ही अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो उस स्टेट के सिविलियन होंगे उनके पास क्या क्या राइट्स होगा। नो वायलेंस टू लाइफ एंड पर्सन, नो टॉर्चर, मल्टीलेशन और क्रूअल ट्रीटमेंट। मल्टीलेशन का मतलब ये होता है कि आप उनको सीवियरली डैमेज नहीं कर सकते, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। No hostage taking, no outrages upon personal dignity and no passing of sentence without a fair trial। तो ये कुछ राइट्स होते हैं जो कि इंटरनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में सिविलियंस के पास होते हैं। अब हम देखेंगे कि जब एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जब दो स्टेट्स के बीच में वॉर हो रहा है या बहुत सारे स्टेट्स के बीच में वॉर हो रहा है, तब क्या क्या राइट्स प्रोटेक्टेड है। आर्टिकल 13 कहता है कि सिविलियंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड है अगेंस्ट ऑल एक्ट ऑफ वायलेंस और थ्रेट एंड फ्रॉम इंसल्ट्स एंड पब्लिक क्यूरियोसिटी। इन सभी चीजों से सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेगा जेनेवा कन्वेंशन। आर्टिकल 18 कहता है कि सिविलियन हॉस्पिटल्स जो हैं, जो कि ऑर्गेनाइज किए गए हैं टू गिव केयर टू द वुंडेड और सिक, जो वॉर में अगर उनको चोट आ रही है उनके लिए जो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज किए गए हैं सिविलियंस द्वारा,
वो कभी भी ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक नहीं होंगे। आप उनको वॉर का अटैक ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, वहां पे आप अटैक नहीं कर सकते हो। इसके बाद आर्टिकल 20 कहता है कि अगर कोई इंसान है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविलियन हॉस्पिटल देख रहा है, लोगों को लेके आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसको चोट लगी है उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट किया जाएगा और उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा। आर्टिकल 21 ये कहता है कि अगर कोई व्हीकल है या फिर कोई हॉस्पिटल ट्रेन है जो कि वुंडेड लोगों को, जिन लोगों को चोट लगी है, उनको लेके आने का या फिर मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने का काम कर रही है, तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 24 ये कहता है कि अगर किसी भी कंफ्लिक्ट में कोई बच्चा है जो कि 15 साल के नीचे है और वो ऑर्फन है या फिर फैमिली से सेपरेट हो गया है एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर, तो उसको मेंटेनेंस, फूड और एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो काम होगा वो पार्टीज ऑफ कन्फ्लिक्ट का होगा। जो भी स्टेट वहां पे ऑक्यूपाई कर रही होगी या जो स्टेट कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस बच्चे का ध्यान रखें। नेक्स्ट है आर्टिकल 27। ये कहता है कि जो प्रोटेक्टेड पर्सन है यानी कि जो सिविलियंस हैं, उनके साथ हमेशा ह्यूमनली ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन और पॉलिटिकल ओपिनियन। उनके ऑनर को, फैमिली राइट्स, रिलीजियस कन्विक्शन और कस्टम्स को हमेशा रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिकल 29 ये कहता है कि जिस भी स्टेट के पास प्रोटेक्टेड पर्सन है यानी जो सिविलियंस हैं, जिस भी स्टेट के अंडर कंट्रोल में है, वही स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द ट्रीटमेंट अकॉर्डेड टू देम। जो ट्रीटमेंट सिविलियन के साथ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी स्टेट की होगी जिस स्टेट के हैंड्स में वो सिविलियंस होंगे। आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो प्रोटेक्टेड पर्सन है उनके पास हमेशा फैसिलिटी होनी चाहिए फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू द प्रोटेक्टिंग पावर, नेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ द कंट्री वेयर दे मे बी, एज वेल एज टू एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट माइट असिस्ट देम। अगर वो किसी भी प्रोटेक्टिंग पावर को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेशन लिखना चाहें तो उनके पास वो फैसिलिटी हमेशा मौजूद होनी चाहिए। आर्टिकल 31 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ कोअर्जन, नो फिजिकल और मोरल कोअर्जन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। जो ऑक्यूपाइंग पावर है वो वहां के सिविलियंस को, जिस स्टेट को वो ऑक्यूपाई कर रही है, उनको धमका नहीं सकती, कोर्स नहीं कर सकती है, उनपे कोई फिजिकल या मोरल प्रेशर नहीं डाल सकती है उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 33। ये कहता है कि कोई भी सिविलियन है उसको ऐसे किसी भी ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा जो उसने पर्सनली कमिट नहीं किया होगा। आर्टिकल 34 ये कहता है कि आप किसी को हॉस्टेज बना के नहीं रख सकते, किसी को बंदी बना के नहीं रख सकते हैं। चाहे आप किसी स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वहां के सिविलियंस को आप बंधक नहीं बना सकते हैं। आर्टिकल 35 ये कहता है कि जो भी सिविलियंस हैं हु मे डिजायर टू लीव द टेरिटरी एट द आउटसेट ऑफ और ड्यूरिंग अ conflict shall be entitled to do so unless the departure is contrary to the national interest। अगर कोई जिस कंट्री में कंफ्लिक्ट हो रहा है उस कंट्री को छोड़ के जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसके पास वो राइट होगा। आर्टिकल 39 कहता है कि जो सिविलियन है अगर वॉर की वजह से उनकी जॉब चली गई है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो जॉब ढूंढ सके और अपने लिए पैसा कमा सके। आर्टिकल 47 ये कहता है कि जो प्रोटेक्टेड पर्संस के राइट हैं उनको कोई भी रेनाउंस नहीं कर सकता है, कोई उनसे छीन नहीं सकता है वो राइट्स। वो राइट उनके पास हमेशा रहेंगे इवन अंडर एनेक्सेशन और चेंज इन द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो भी उनके जो राइट्स है उस पर कोई असर नहीं आएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 49। ये कहता है कि डिपोर्टेशन एंड फोर्सिबल ट्रांसफर ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन जो है वो प्रोहिबिटेड है। अगर कोई ऑक्यूपाइंग पावर है तो वो अपनी सिविल पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड टेरिटरी में नहीं भेज सकती है। सपोज ए है जिसने ऑक्यूपाई कर लिया है बी का स्टेट, तो ए जो है ये अपने स्टेट के लोगों को बी में नहीं भेज सकता और ना ही बी के स्टेट के जो लोग हैं उनको फोर्सबली अपने स्टेट में लेके आ सकता है। उसने ऑक्यूपाई कर लिया है लेकिन वो सिविलियन को फोर्स नहीं कर सकता या डिपोर्ट नहीं कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 50 बात करता है ऑक्यूपाइंग पावर मस्ट इंश्योर द एजुकेशन एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन। ऑक्यूपाइंग जो पावर है जिसने दूसरे स्टेट को ऑक्यूपाई कर लिया है तो उस स्टेट के जो सिविलियन है उनके एजुकेशन और वहां के जो चिल्ड्रन है उनकी केयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ऑक्यूपाइंग पावर की होगी। आर्टिकल 53 ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, तोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल वो नेसेसरी ना हो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। आर्टिकल 55 टू 56 ये कहता है कि जो ऑक्यूपाइंग पावर होगी या फिर जो भी स्टेट होगा जिसके पास सिविलियंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फूड, मेडिकल सप्लाईज और पब्लिक हेल्थ मेंटेन करेंगे इन दी टेरिटरी। आर्टिकल 86 ये कहता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन फ्रीली। कोई किसी को भी उसका रिलीजन
प्रैक्टिस करने से रोक नहीं सकता है। ऑक्यूपाइंग पावर वहां के सिविलियन को फोर्स नहीं कर सकती उनके रिलीजन को चेंज करने के लिए। आर्टिकल 85 एंड 86 बात करता है एडिकेट हाउसिंग कंडीशन, फूड, क्लोथिंग, मेडिकल केयर के बारे में। हाइजीन, ये सारी चीजें सिविलियंस को प्रोवाइड की जानी चाहिए। आर्टिकल 89 कहता है कि जो डेली फूड राशंस हैं वो सिविलियंस को मिलने चाहिए इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ताकि उनका जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो अच्छा रहे। आर्टिकल 90 और 91 बात करता है मेडिकल अटेंशन के बारे में, जो कि हर सिविलियन को मिलनी चाहिए। अगर उनको किसी भी तरीके की चोट आई है तो उनको मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। इंटर्नीज, आप वर्ड कंफ्यूज मत होना, इंटर्नीज का मतलब भी सिविलियंस ही होता है। आर्टिकल 107 कहता है कि इंटर्नीज जो है उनको अलाउ होना चाहिए टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स एंड कार्ड्स। अगर जो डिटेनिंग पावर है, अगर उसको लग रहा है कि ये नेसेसरी है कि वो लिमिट कर दे द नंबर ऑफ लेटर्स एंड कार्ड जो कि हर एक सिविलियन भेज सकता है या रिसीव कर सकता है, तो वो लिमिट कर सकते हैं एटलीस्ट टिल 2 लेटर्स एंड 4 कार्ड्स मंथली बेसिस पे, इससे कम नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 108 बात करता है कि जो इंटर्नीज हैं उनको अलाउ होना चाहिए टू रिसीव बाय पोस्ट और बाय एनी अदर मीन इंडिविजुअल पार्सल्स, कलेक्टिव शिपमेंट्स, जिनमें पर्टिकुलर फूड स्टफ्स हैं, अगर क्लोथिंग है, मेडिकल सप्लाईज है, बुक्स हैं, या फिर डिवोशनल ऑब्जेक्ट है, एजुकेशनल या रिक्रिएशनल पर्पस के लिए चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो सिविलियंस हैं उनको अलाउ है कि वो रिसीव कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राइट्स ऑफ सिविलियन। जो इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन के, वो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।